एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी क्वेश्चंस, और ये मॉक आपका 1 होगा पेपर बायोलॉजी का। तो इसमें अराउंड आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और ईच जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क का होगा। देन नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3, ठीक है, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो रेगुलेट करती हैं हार्ट रेट को एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। तो वो होती है हमारी बीगस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो कितनी होती हैं ये आप मुझे बताओगे। 12 पेयर होती हैं या 31 पेयर होती हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है, इन दोनों में से आपको बताना है कि क्रेनियल नर्व्स ह्यूमन बॉडी में कितनी प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर या 31 पेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इफ़ साइटोसिन कंस्टिट्यूट करता है 30%। साइटोसिन क्या है, 30% है। तो आपसे परसेंटेज पूछिए एडनिन की कि एडनिन की परसेंटेज क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा एक रूल जो किसने दिया था, चारगॉफ ने दिया था, चारगॉफ ने दिया था, ठीक है। ये रूल पढ़ा होगा कि A + T = G + C, ये रूल दिया था और ये = 1 था। ये रूल था चारगॉफ का, ठीक है। एरविन चारगॉफ नाम था उनका। तो उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले ओनली ऑन किसके लिए एप्लीकेबल होगा, डबल स्टैंड डीएनए के लिए ओनली ऑन एप्लीकेबल होगा। ये याद रखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि A + T = G + C = 1 होगा, ये याद रखना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, A + T / G + C = साइटोसिन जो आपको दे रखी है वो 30% दे रखी है, प्लस C आपको साइटोसिन 30 दे रखी है, तो G कितना होता है, 1 होता है। तो बस C कितना है हमारा, 30 है, प्लस G भी हमारा सेम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और = 1 कर देंगे इसको, या 100 मान लेंगे, ठीक है, परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो अब ये G + C मैंने 30 कैसे कर दी है कि आपने एक रूल पढ़ा होगा कि A बराबर हमेशा T आता है और G बराबर ऑलवेज C आता है विद द ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए का स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये A बराबर T पढ़ा होगा, जो डबल बॉन्ड होता है A के साथ में T का, और G का ट्रिपल बॉन्ड होता है C के साथ में। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिससे हमारा एडनिन थामिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में बाइंड रहता है, और ग्वाइनिन हमारा साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में बाइंड रहता है। तो इसीलिए हमने यहाँ से G बराबर C है, तो इसलिए C जितना होगा उतना ही G होगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 60% हो जाएगा, ये = 100% हो जाएगा, ठीक है। अब 100 में से आपको बस माइनस कर देना है 60 को, बचा कितना, 40, ठीक है। और बहुत ही ईजी है। अब 40 बचा है, अब 40 में A भी होगा और T भी होगा, तो हाफ हाफ कर लो। A हमारा हो जाएगा 20 और T हमारा हो जाएगा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडनिन उसने पूछा हुआ है। टोटल कितना आ रहा है हमारा, A + T कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे A + T का 40 आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ से A हमारा 20 हो जाएगा, हाफ कर देंगे, और T भी हमारा 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे थाइमिन भी पूछता तभी आप बता देते कि 20 आएगा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच हार्मोन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो इसमें से जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, उस पर सिक्रेटिन काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड इन विच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ मियोसिस। तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज कौन सी मियोसिस की स्टेज में काम करता है, तो वो पेकाइटिन में काम करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर कराता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो पेकाइटिन में होती है, ठीक है। और सिंथेसिस होती है जाइगोटिन में। ये आपकी 2-3-4 स्टेजेस हैं जो आपको याद रखनी है, 5, लता, ज़रा, पानी दे दो, ठीक है। लिप्टोटीन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, लिप्टोटीन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन द वॉल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इनसाइड। सीक्वेंस क्या होगा, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा आपका, सिरोसा पहले होती है, फिर मस्कुलरिस होती है दूसरी वाली, देन आपकी
सब म्यूकोसा होती है, फिर म्यूकोसा होती है, ठीक है। थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा आपका। आउटसाइड टू द इनसाइड पूछ रहा है आपसे, कभी कभी क्वेश्चन को चेंज भी कर देता है, इनसाइड टू आउटसाइड पूछ देता है। तो इनसाइड टू आउटसाइड क्या हो जाएगा, म्यूकोसा आएगी, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर आती है सिरोसा। सिरोसा, मस्कुलरिस, आउटसाइड टू इनसाइड, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, कह रहे हैं आपसे कि द इकोसिस्टम हैज़ अ मैक्सिमम बायोमास पर यूनिट एरिया इज। कौन सा इकोसिस्टम होता है जिसमें मैक्सिमम बायोमास पर यूनिट एरिया होता है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोलाई R1, जो इको R1 होता है, क्लीव्स करता है DNA सीक्वेंस को अलग अलग करता है एट विच स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है। तो हमारा जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, वो एक पैलिंड्रोमिक साइट पे क्या करता है, DNA के सीक्वेंस को अलग अलग करता है, ठीक है, इको R1। तो वो कहाँ पे करता है, तो GAATTC याद रखना है, GAATTC, और कहाँ से, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन डायंथस एंड प्रिमरोज। डायंथस और प्रिमरोज में किस टाइप का प्लासेंटेशन आपका प्रेजेंट। तो ये जो प्लासेंटेशन है वो क्लास 11 का क्वेश्चन है। तो इसमें प्लासेंटेशन आपका 4-5 टाइप का था। एक था एक्साइल प्लासेंटेशन, दूसरा था आपका पैराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन और मार्जिनल प्लासेंटेशन। इस सब के एग्जांपल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। एक बार आप ना 11th क्लास की जो बायोलॉजी होती है उसमें मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, उसमें जाके प्लासेंटेशन वाले सेक्शन में जाके टॉपिक में जाके आप चेक कर लेना कि पैराइटल का क्या होता है, एक्साइल का क्या होता है। एक्साइल का मैं बता दे रही हूँ, ACTL, ए से एक्साइल प्लासेंटेशन, C से चैनारोज, T से टोमेटो और L से लेमन, ठीक है। P से है आपका PM, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन जो होता है वो P में होता है, P याद रख सकते हो। पैराइटल में आप क्या याद रखोगे, मस्टर्ड, ऐसे याद रखोगे। तो और फ्री सेंट्रल में जो मैंने याद किया था वो क्या था, FDP, F से फ्री सेंट्रल और D से डायंथस और P से प्राइमरोज, ऐसे मैंने याद किए हैं अपने। तो आप भी अगर करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा इसमें C ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट से जो होता है। तो जो भी आपको याद आए, सिगरेट से होने वाली कोई भी बीमारी याद आए आपको, तो सिगरेट से अगर बोल दे स्पेसिफिकली वो, तो आपको एजमा पे ही लगाना, सॉरी एम्फाइसीमा पे लगाना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इन अ क्लासिक मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन। तो फिनोटिपिक रेशियो जो हमने देखा था वो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो देखा था 9:3:3:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और F1 में क्या था ये आप मुझे बताओगे कि F1 में जो जीनोटिपिक क्या था और फिनोटिपिक क्या था, दोनों बताओगे क्वेश्चन। F1 जनरेशन में, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का रेशियो बताओगे फिनोटिपिक, और F2 का जनरेशन बताओगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे, ये है कह रहा है आपसे, विच प्राइमरी एंटीबॉडी इज प्रीमोडियल, विच प्राइमरी एंटीबॉडी इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन क्लोस्ट्रम, जैसे इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जो क्लोस्ट्रम होता है हमारा, जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो इनिशियल मिल्क होता है 3 to 5 डेज़ का, मदर जो पिलाती है अपने बच्चे को, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें ए पाया जाता है, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कह रहा है आपसे, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कह रहा है आपसे कि इन विच सेगमेंट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन डज द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% टेक्स प्लेस। तो वो किस में होता है बेटा, वो PCT में होता है, प्रॉक्सिमल कॉलमेटल ट्यूब्यूल। ये आपको याद रखना है। नेफ्रॉन से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि सेगमेंट बताना है ह्यूमन नेफ्रॉन का जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का, और एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट भी वहाँ पे टेक्स प्लेस करते हैं 70 to 80%। तो वो PCT में होता है। एक बार मैं आपको ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ, कभी कभी स्ट्रक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे मान के चलोगे, यहाँ पे ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे यूँ, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है ये वाली, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल, और क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस है,
और इन दोनों चीज़ों को मोल के हम क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे इफ्रेंट और एफ्रेंट 2 आर्ट्रियोल्स आते हैं आपके। ये पीसीटी है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो डीसीटी है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होगी। ये जो है ये यू शेप की पिन दिख रही होगी आपको, इसको हेनलेज लूप बोलते हैं, हेनलेज लूप बोलते हैं, याद रहेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे नेफ्रॉन के, एक नेफ्रॉन के। और चीज़ याद रखनी है आपको, हमारी जो किडनी होती है हमारे पास में 2 होती हैं, तो 2 किडनीज़ के पास में 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, याद रहेगा। ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। ये हमारा इकोसिस्टम से आगे कह रहा है, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो मैंने जो याद किया है वो मेरे घर में जो एन से नाम है और टी से नाम है और आर से नाम है, तो मैंने एन डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन याद कर लिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मैंने जैसे याद किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड हमारा एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ग्रोथ का क्या है, फॉर्मूला है। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है बेटा वो ऐसी होती है, जे शेप में जाती है सीधे ऐसे। आप एक ग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, प्लॉट करोगे और ये जे शेप में आपकी जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और एक और होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो एस शेप में जाती है, एक जगह पे जाके वो स्टेबल हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, याद रहेगा। तो ये वाला जो जे शेप था, जे शेप में जो बन रही है, ये जे शेप है हमारी, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जो हमारी एस शेप में बन रही है उसे बोलेंगे सिग्मॉइड ग्रोथ या फिर सिग्मॉइड कर्व बोलेंगे, और इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो इनिशियली आपको 0 मिलेगी, फिर ग्रोथ होगी आपकी और एक टाइम पे जाके बिल्कुल वो कांस्टेंट हो जाती है। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे बिल्कुल 0 होगी और जैसे जैसे रिसोर्सेज मिलते जाएंगे उसको वैसे वैसे वो एक्सपेंड करती जाती है, याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है आपसे, विच वेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस अ फंक्शनल जीन इनटू ह्यूमन लिम्फोसाइट ड्यूरिंग जीन थेरेपी फॉर ADA डेफिशिएंसी। तो ADA डेफिशिएंसी जो थी एक 4 साल की बच्ची में हुई थी, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। फुल फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, एडेनोसिन डीएमिनेज, एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। ये आपकी एक जीन थेरेपी का क्लासिकल एग्जाम्पल है। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। जीन थेरेपी में क्या होता है बेटा, जीन थेरेपी अगर आपसे पूछ लिया जीन थेरेपी क्या है, तो जीन थेरेपी में क्या होता है, करेक्शन होता है। क्या होता है, करेक्शन होता है। किसका करेक्शन होता है, ऑफ जीन का। और कौन से जीन का, जो जीन डिफेक्ट होता है जिस जीन में, उस जीन का हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, डायग्नोज करते हैं। ये डायग्नोज किया गया था किसमें, इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो में कर सकते हो बाय डिलीवरिंग अ नॉर्मल फंक्शनल जीन टू कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल वन से। और अगर आपको इसको क्या करना है, ये किसके थ्रू जाती है, तो ये आप मुझको बताओगे। और इसका ये कॉज होता है, कॉज किसकी वजह से होता है ये, तो जो डिजीज़ है ADA डेफिशिएंसी कॉजेज होती है SCID। ठीक है, किससे, कॉज किससे होती है बेटा, ये कॉज किससे होती है, ये कॉज होती है हमारी कॉजेज SCID। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सीवियर कंबाइंड। क्या फुल फॉर्म है, सीवियर कंबाइंड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, याद रखोगे, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखोगे। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन। ये किस लिए कॉज होता है, ये कॉज इसलिए होता है कि डिलीशन हो जाता है जीन का कोडिंग फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज पे, याद रखोगे। ठीक है, और ये 1990 मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट क्लिनिकल जो जीन थेरेपी थी वो किसको दी गई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो जीन थेरेपी थी वो
सबसे पहले किसको क्लिनिकल दी गई थी, क्लिनिकली किसको दी गई थी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी हमारी इन 1990 में, ठीक है, किसमें, 1990 में दी गई थी टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी। और गर्ल का जो नाम था वो क्या था, अश्वंथी नाम था गर्ल का, याद रहेगा नाम गर्ल का। तो ये इसलिए दी गई थी। अब हम मेन मुद्दा पे बात कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा, किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है, दी गई क्लासमेट की। तो ये बेटा किसके द्वारा दी गई थी, रेट्रोवायरस के थ्रू दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेल्युला ई सेल्युला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, तो रुडोल्फ विर्क्यू ने बताया था कि जो सारी सेल्स होती हैं हमारी, जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से ही मिलकर बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक सच्चा अच्छा एग्जाम्पल है कि आर पेरेंट्स हमारे लिए क्या हैं, पुरानी सेल्स हैं, और वी आर फॉर आर पेरेंट्स न्यू सेल्स, ठीक है, याद रखोगे। हाँ, स्वीडन और सॉन ने क्या दिया था, सेल थियोरी दी थी, याद रखना है, सेल थियोरी। और रुडोल्फ हुक ने क्या दिया था, रॉबर्ट हुक ने सेल या फिर डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, ये याद रखना है। और एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, याद रहेगा। सारी क्वेश्चन को मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको बताना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है, ये आपको बताना है कि हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, टर्नर सिंड्रोम है या फिर डाउन सिंड्रोम है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम इज कॉल्ड, इसको भी बताना है आपको। फिर देखोगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग सीड डोमेंसी एंड क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो क्या आ जाता है, अगर स्ट्रेस का नाम आ रहा है, सीधी सी बात है, एवीए लगा दो, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, और इसका प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन डैमेज। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन is exhibited when an orchid grows as an epiphyte on a mango branch। तो क्या हो जाएगा, कमेंसलिज्म हो जाता है। कमेंसलिज्म का क्या होता है, एक तो प्लस रहता है और दूसरा जीरो रहता है, ये रिलेशनशिप होता है, बीच में इंटरेक्शन होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक हमारा क्या रहेगा प्लस में और एक माइनस में रहेगा। म्यूचुअलिज्म का क्या होता है, दोनों ही म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं कि बैंक को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक माइनस रहता है और एक क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर। जो भी क्वेरी हो आपकी प्लीज़ मुझे बताना, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाय, टेक केयर।